स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू इम्पिटस सीवीटी। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्लास 12th हिस्ट्री की पहली किताब और उसका पहला चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। इसमें हम लोगों ने क्राफ्ट प्रोडक्शन तक अपनी बातचीत खत्म कर ली थी। हमने ये देख लिया था कि हड़प्पन्स किस तरीके के वेरियस क्राफ्ट्स के प्रोडक्शन में लगे हुए थे। उन क्राफ्ट्स के प्रोडक्शन के लिए वो कौन कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल करते थे, ये मटेरियल्स प्रोक्योर करने के लिए वो क्या क्या स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया करते थे, एंड लास्टली इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हड़प्पन्स का किन किन डिस्टेंट लैंड्स के साथ में कॉन्टैक्ट्स बन गए थे, किन किन के साथ में उनके ट्रेड रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गए थे विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज बियॉन्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कहां तक हड़प्पन्स पहुंच गए थे। ये सारी बातचीत हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक कर कर खत्म करी थी। आज उसी के आगे से हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एंड जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमने पढ़ना है, जो नेक्स्ट टॉपिक अब आज के सेशन में जो हम लोग कवर करेंगे, उसका नाम है सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। इस सेशन में अब हम लोग हड़प्पा की जो सील्स हैं, उन सील्स के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है हमको जो मिली है, उसको हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है एंड लास्टली हड़प्पन जो वेट्स का इस्तेमाल किया करते थे, जो वेट्स का सिस्टम इस्तेमाल किया करते थे, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों को डिस्कस करना है। काफी सारी चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और ऑब्वियस सी बात है डिटेल में हम लोग पढ़कर खत्म करेंगे। एंड जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूं, ये लेक्चर देख लेने के बाद में इस टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे सीयूटी के एग्जामिनेशन में, चाहे किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जिसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, आपसे करते बन जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू अब शुरू करते हैं। सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, तीनों की मैंने फोटोग्राफ्स लगा रखी हैं। तो हड़प्पा की सील्स, हड़प्पा की स्क्रिप्ट एंड हड़प्पा के में इस्तेमाल होने वाले वेट्स, तीनों के बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। चल देखते हैं इसे। सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, इस पूरे टॉपिक में जो सबसे पहली चीज हमको पढ़नी है वो है हड़प्पन सील्स। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर जो है, इसकी शुरुआत ही हड़प्पन सील्स के बारे में जिक्र या फिर डिस्क्रिप्शन के साथ में हुआ था। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे ये कि हड़प्पन सील्स के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि हड़प्पन सील्स का इस्तेमाल क्या था या क्या प्रयोजन था, क्यों इनको इतने बड़े लेवल पर यूज किया जाता था। दूसरा, हड़प्पन सील्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जो भी उनकी वेरियस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिस्टिंक्शंस थे, उन सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं। Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. Imagine a bag of goods being sent from one place to another. Its mouth was tied with rope, and on the knot was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. If the bag reached with its sealing intact, it means that it had not been tampered with. The sealing also conveyed the identity of the sender. तो यहां से अपने को एक बात समझ में आता है कि जो हड़प्पा की सील्स हैं और हड़प्पा की सील्स की मदद से जो ये सीलिंग की जाती थी, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। सील्स एंड सीलिंग्स वेर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन था उसके लिए हड़प्पा की सील्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो लंबे दूरी तक के ट्रेड उस जमाने में होते थे, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रेड एक से दूसरी जगह हो रहा था, बट साथ ही साथ हड़प्पा वालों ने ओमान हो गया, मेसोपोटामिया का जो इलाका है जो आज की तारीख में इराक और सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट के इलाके में आता है, या फिर दिलमन का जो इलाका हो गया जो बहरीन का आज की तारीख में इलाका कहलाता है, इन सारे इलाकों तक में भी इन लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए थे। अब इतने लंबे डिस्टेंस तक अगर ट्रेड हो रहा था, हड़प्पा से अगर इतने दूरी तक सामान जा रहा था उस जमाने में, तो इस बात की कोई गारंटी या श्योरिटी तो चाहिए कि आपने जो सामान जितनी मात्रा में भेजा है उतनी ही मात्रा में वहां पर पहुंचा है जिसको आप सामान भेज रहे हो। और दूसरी बात यह कि जो सामान आपने भेजा है एग्जैक्टली वही सामान सामने वाले के पास पहुंचा है, रास्ते में बीच में उस सामान में किसी तरीके की मिलावट तो नहीं हुई है, रास्ते में वहां पता चला कि उस सामान को रिप्लेस करके कोई दूसरा सामान डाल दिया गया हो, या इस तरीके की कोई टैंपरिंग वगैरह तो नहीं हुई है। अब इन सारी बातों को इंश्योर किया जाए तो कैसे किया जाए। आज की तारीख में तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारे हैं, मगर उस टाइम पीरियड में ये होता था कि अगर आपने एक जगह से सामान भेजा है तो पता चला दूसरी जगह भेजते भेजते डिलीवर होते होते ही महीनों लग गए। तो इतने लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करके जब ट्रेड हो रहा है,
इतने लंबे डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन आपको करना है, तो उसके लिए फिर जो प्रोमिनेंट तरीका था जिसकी मदद से इंश्योर किया जाता था कि सामान सही आदमी के पास पहुंच रहा है, सामान जिस तरीके से भेजा गया था उसी तरीके से भेज रहा है, बीच में कोई टेम्परिंग वगैरह नहीं हुई है, ये सारी चीजें इंश्योर करने के लिए सील्स और सीलिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। होता यह था कि लेट से आपको एक बैग है, किसी भी एक तरीके के गुड्स है या कोई भी चीज है उसका बैग है, वो आपको एक से दूसरी जगह भेजना है, तो आपने उस पूरे सामान को एक बैग में पैक किया, और उसको पैक करने के बाद में उसको जिन रस्सियों से बांधा था उन रस्सियों के ऊपर आपने जो गठान है वहां पर आपने थोड़ा सा क्ले या फिर थोड़ी सी मिट्टी लगा दी, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी या गीली क्ले लगा दी। अब उसके ऊपर आपने उसको अच्छे से लगाने के बाद में उसके ऊपर आपने जो आपकी सील है उसको रखकर प्रेस कर दिया। इससे होगा ये कि सील्स के ऊपर जो इंप्रेशन बने हुए हैं वो सारे के सारे इंप्रेशन उस मिट्टी के ऊपर छप जाएंगे, और उसको फिर आपने सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब ये जो बैग है, इस पर्टिकुलर बैग को जहां पे भी ट्रैवल करवाना है, जहां पे भी भेजना है वहां पे भेजा जाएगा। अब जिसको भी ये रिसीव होना है, अगर उसके पास में ये जो सील है वो इंटैक्ट पहुंच गई, यानी कि इस मिट्टी के ऊपर किसी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं उसको देखने को मिलती है, सील टूटी हुई नहीं है, और ये एज इट इज जैसी वहां पे लगाई गई थी वैसी एज इट इज अगर इंटैक्ट बनी हुई है, इसका मतलब रास्ते में सामान के साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई है और सही तरीके से सामान पहुंचा दिया गया है। अगर ये सील टूटी हुई मिलती है, अगर इसके साथ में कोई टेम्परिंग आपको देखने को मिलती है, तो फिर आप समझ जाओगे कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो इस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड होता था उसको इंश्योर करने के लिए कि वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको इंश्योर करने के लिए सील और सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता था। सामान के अलावा अगर लेट से आपने एक से दूसरी जगह कोई संदेशा भेजना है, अगर हम मान लें कि हड़प्पा वाले जो थे एक से दूसरी जगह कोई संदेशा अगर लिख के भेजा करते थे, कोई मैसेज भी अगर डिलीवर करना है, तो उस मैसेज को भी फिर इस तरीके से आप जो है सीलिंग वगैरह करके भेज सकते हो किसी बैग में। अगर सील टूटी है या फिर उसके साथ में कोई छेड़खानी हुई है तो वो दिख जाएगी साफ साफ, अगर नहीं तो फिर इसका मतलब पूरे रास्ते में किसी तरीके की टेम्परिंग या कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ट्रेड, इन सारी चीजों को इंश्योर करने में सील और सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा एक चीज और है कि हड़प्पा की जो ये सीलिंग्स हैं, ये अपने जो सेंडर की आइडेंटिटी है उसको भी कन्वे करती थी, उसको भी जो है ये इंश्योर करवाती थी। अब ये कैसे होता था इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हड़प्पन की सील्स के बारे में अपन ने बात करी थी शुरुआत में ही, इस लेक्चर की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि हड़प्पा की सील में दो बातें हमको देखने को मिलती हैं। एक तो किसी जानवर की आकृति या फिर किसी एनिमल का मोटिव उसके ऊपर उकेरा गया है, प्लस किसी एक भाषा में या किसी चीज में कुछ लिखा गया है या कोई आकृति बनाई गई है जो हम लोग आज तक पढ़ नहीं पा रहे। हड़प्पा की सारी सील्स में ये बात कॉमन देखने के लिए मिलती है। जैसे यहाँ पर एक हाथी की आकृति उकेरी गई है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है या कुछ आकृति बनाई गई है। जो जो भी स्क्रिप्ट में जो भी बातें लिखी गई हैं उसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। इसी तरीके से यहाँ पर एक सांड या फिर एक बुल जो है उसकी आकृति बनाई गई है और ऊपर कुछ लिखा गया है जिसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। वही बात यहाँ पर है, एक राइनोसोरस की आकृति बनाई गई है और कुछ लिखा गया है। अब हिस्टोरियंस का मानना यह है कि ये जो हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट है, इसमें उन्होंने जो भी संदेश वगैरह दिया है ये तो वो आदमी पढ़ सकता है या फिर वो आदमी समझ सकता है जिसको पढ़ना लिखना आता है या फिर जिसको हड़प्पन स्क्रिप्ट की समझ है। अब लेट्स से कि अगर आपको ओमान वालों के साथ में ट्रेड करना है, इराक जो मेसोपोटामिया का इलाका हुआ करता था उन लोगों के साथ में ट्रेड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उन लोगों को तो आपकी भाषा आती नहीं है, तो वो आपकी स्क्रिप्ट कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अपनी आइडेंटिटी कन्वे करने के लिए आपने उनको पहले से बता रखा होगा कि भाई हमारी जो सामान आएगा उसके ऊपर आपको एक सील मिलेगी और उस सील के ऊपर फलाने फलाने जानवर की आकृति बनी होगी। तो अब फलाने फलाने जानवर की आकृति अगर दिखे तो आप समझ जाइएगा कि हमारा सामान है। तो जैसे लेट से कि एक मेसोपोटामिया या फिर ओमान का कोई व्यापारी है, उसके साथ में हड़प्पा वाले ने ट्रेड जो भी अपना डील वगैरह करी हो कि हम आपको ये सो एंड सो सामान भेजेंगे और उसमें आपको हाथी की आकृति देखने के लिए मिलेगी। तो हाथी की आकृति जैसे ही सामने वाला देखेगा वहां पर तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये इस व्यापारी से सामान आया था, इसने बताया था इसकी आकृति है। अब भले ही ऊपर का जो लिखा हुआ है वो पढ़ते बने ना बने डजेंट मैटर, मगर हाथी की आकृति इंश्योर कर देगी कि इस वाले आदमी से सामान मंगवाया गया। इसी तरह लेट से दूसरे किसी व्यापारी से बात कर रखी है और उसने बोला हो कि मेरी जो सील है उसके ऊपर आपको इस तरीके से एक बुल देखने के लिए मिलेगा, लंबा चौड़ा। तो अब ये बुल आपको देखने के लिए मिल गया आप उस सीलिंग के ऊपर, तो आप समझ जाओगे कि फलाने फलाने व्यापारी से आया है। यही बात राइनोसोरस वाले के लिए हो गई। तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में अगर आप ऐसी लोगों के साथ में ट्रेड कर रहे थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं थे, जो ये स्क्रिप्ट नहीं समझते थे, उन तक अपनी आइडेंटिटी कन्वे करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता था। तो हिस्टोरियंस का कम से कम आज की तारीख में यही मानना है। तो वही बात लिखी हुई है कि ट्रेड और आपका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेशन तो सील करती करती थी, साथ ही साथ
सीलिंग जिस तरीके से करी जाती थी और इस सील्स को जिस तरह से बनाया जाता था, ये जानवर की या फिर जो भी आकृति आपने बनाई है, ये सामने वाला जो भेज रहा है, जो सील का इस्तेमाल कर रहा है, जो सेंडर है, उसकी आइडेंटिटी को भी एक तरीके से कन्वे करने के लिए यूज होती थी। तो दो तीन काम अपने को यहाँ पे समझ में आते हैं सील से क्या क्या होते थे, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, अपने को ध्यान रखना है। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जाता था। किस तरीके से? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अपने को याद रखनी है कि सामान के बैग के ऊपर रस्सी बांध के मिट्टी लगा दी, उस पर सील लगा दी। अगर सील के साथ कोई छेड़खानी हुई है मतलब टेम्परिंग हुई है, और अगर ये एज इट इज पहुंच जाता है सामान, सील एज इट इज बनी रहती है, मतलब बिल्कुल इंटैक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। साथ ही साथ इसके ऊपर जो जानवरों की आकृति या मोटिव बनाए जाते थे, वो आइडेंटिटी को जो है, सेंडर की आइडेंटिटी को कन्वे करने का एक तरीका था। अगर आप अपने मेहुला या फिर हड़प्पा वालों के साथ में ट्रेड कर रहे हो और अगर वो ये आपकी पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मगर अगर आप लेट्स से कि आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर ट्रेड कर रहे हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर के लोगों के साथ में ट्रेड कर रहे हो, तो उनको फिर ये आकृति वगैरह की मदद से समझ में आ जाएगा, अगर वो ये नहीं भी पढ़ पा रहे हैं कि क्या लिखा है, तो आपकी आइडेंटिटी भी कन्वे हो जाएगी। ये हिस्टोरियंस का मानना है, ये दो तीन काम इन सील्स की मदद से होता था। और ये इसलिए भी प्रोमिनेंट हो जाता था क्योंकि हड़प्पा वाले बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। मतलब अगर आज की तारीख में इनका ट्रेड देखो कि 4,500 साल पहले हमारे पूर्वज इतने बड़े लेवल पर इतना भयंकर ट्रेड कर रहे थे, तो आंखें आपकी फटी की फटी रह जाती हैं। देखिए, ये अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का इलाका है। धोलवीरा हो गया, लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, जो भी आपके प्रोमिनेंट बड़े बड़े ट्रेड हैं, बड़े बड़े ट्रेड सेंटर से यहीं से ट्रेड होता था। अब यहां से आप देखिए कि ये लोग पूरा का पूरा ये पर्शियन गल्फ क्रॉस करके मेसोपोटामिया पहुंच रहे हैं। ये रेड सी वगैरह के रास्ते से यहाँ ये पूरा का पूरा रास्ता ट्रैवल करते हुए ओमान पहुंच रहे हैं। यहाँ से रेड सी से ट्रैवल करते करते इजिप्ट की सिविलाइजेशन में भी पहुंच गए। सेंट्रल एशिया वालों के साथ में इस रास्ते से ट्रेड हो रहा है। ये पूरा का पूरा रास्ता जो है ये लोग यहाँ तक कवर कर रहे हैं। तो पॉइंट यह है कि इतने बड़े लेवल पर 4,500 साल पहले जब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थोड़े कम थे या फिर लंबे डिस्टेंस तक आपको कई कई महीनों तक सामान जो है ट्रैवल करके भेजना पड़ता था, तब सीलिंग एक बड़ा एक कह सकते हैं इनोवेटिव तरीका था जिसकी मदद से इतने लंबे डिस्टेंस का ट्रेड और कम्युनिकेशन फैसिलिटेट हो रहा था। अब सोच के देखिए, इतने हजार साल पहले इतने बड़े लेवल पर ट्रेड अगर किसी ने, हमारे पूर्वज अगर कर रहे थे और उसमें सीलिंग का प्रयोग करके अगर इस तरीके से इंश्योर करवा रहे थे कि भाई सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो ये अपने आप में कितनी इनोवेटिव चीज या कितना इनोवेटिव आइडिया रहा होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज अपने को डिस्कस करनी है वो है हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट। ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम है एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक का मतलब है जो आपको पूरी तरह से समझ में ना आ रहा हो, जो थोड़ा सा जटिल हो या जिसके बारे में आप पूरी तरीके से श्योर ना हो, एक धुंधलापन जिस पर्टिकुलर चीज में है, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। तो अब हड़प्पन स्क्रिप्ट में ऐसी क्या बात है, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके चलते हम लोग इसको आज तक पढ़ नहीं पाए, और इससे रिलेटेड जो दूसरी चीजें हैं वो अब हम लोग इसमें देखेंगे। चलें देखते हैं सर। Harappan seals usually have a line of writing, probably containing the name and the title of the owner. Scholars have also suggested that the motif, generally an animal, conveyed a meaning to those who could not read. तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हड़प्पा की सील में दो चीजें प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलती हैं। एक तो किसी जानवर की आकृति प्रोमिनेंटली बनी हुई है, एक कोई एनिमल का मोटिव बना हुआ है। कई ऐसी सील्स भी मिली हैं जिसके ऊपर जानवरों की आकृतियां नहीं बनी हुई हैं, किसी इंसान की आकृति उकेरी गई है या कुछ और चीज बनी हुई है। मगर मोस्ट ऑफ द सील्स, अगर 100 सीलें मिली हैं तो 100 में से 90 सीलों की अगर हम बात कर लें तो उस पर कॉमनली जो एक चीज देखने को मिलती है वो है जानवरों की आकृति। तो कई बार हम लोग एनिमल मोटिव भी बोल देते हैं। तो पॉइंट यह है कि हड़प्पा की सीलों पे जनरली हमको या तो किसी जानवर की आकृति या मोटिव देखने को मिलता है, और साथ में ऊपर की तरफ में एक ऐसा लगता है कि एक लाइन लिखी गई है। ये दो चीजें हर एक सील में कॉमन है। तो हड़प्पा की लगभग हर सील के साथ में ये बात कॉमन है। स्कॉलर्स का मानना यह है कि इसमें ये जो ऊपर की तरफ में लाइन लिखी गई है या जो भी कुछ लिखा गया है, इसमें जो इस सील का ओनर है उसका नाम है और साथ ही साथ उसका टाइटल है। या तो उसका नाम है या फिर उसका टाइटल है या फिर दोनों ही चीजें इसमें लिखी हुई हैं, नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। एंड ये जो मोटिव बनाया गया है वो अपने साइन के तौर पर इस्तेमाल करता था, तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। साथ ही साथ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि ये जो आपका एनिमल का मोटिव है जिसको वो अपने एक साइन के तौर पर रिप्रेजेंटेशन के लिए ले रहा है, इसकी मदद से वो लोग जो पढ़ नहीं सकते थे उस टाइम पीरियड में, या फिर जो ये भाषा नहीं समझ सकते थे ऊपर जो लिखी गई है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, वो भी समझ जाते रहे होंगे कि भाई किस पर्टिकुलर आदमी की सील है या फिर किस पर्टिकुलर आदमी को ये जानवर
जानवर जो है इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि ट्रेड अगर किसी से कर रहे हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर का कोई आदमी है जो इंडियस वाली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, अगर वो आपकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकता तो आपकी ये जानवर की आकृति देखकर समझ जाएगा। इसी तरह से अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंडर में भी आप एक से दूसरी जगह ट्रेड कर रहे हो और कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर सारे के सारे सामान को डील कर रहा है या हैंडल कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस पर्टिकुलर सील को नहीं पढ़, इसके ऊपर लिखी हुई स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ सकता या फॉर दैट मैटर पढ़ ही नहीं सकता है, तो वो भी जानवर की आकृति देखकर समझ जाएगा। उसको पहले से बता दिया जाएगा कि भाई फलाना जानवर इस व्यक्ति का या इस पर्टिकुलर व्यापारी का या इस पर्टिकुलर आदमी को जो है रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला इसको करता है, तीसरा वाला इसको करता है। तो स्कॉलर्स का मानना यह है हर एक जो आपकी सील है इसके ऊपर लिखी, जनरली आपको जो ये एक लाइन लिखी हुई मिलती है और जो ये मोटिव बना हुआ है, जानवर की आकृति बनी हुई है, ये दोनों किसी व्यक्ति का साइन और सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो मोटिव है वो साइन और सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जो लाइन लिखी गई है इसमें उसका नाम या उसका टाइटल एक्चुअल में लिखा जाता रहा होगा। एंड साथ ही साथ एनिमल का मोटिव, वो लोग जो ये भाषा नहीं पढ़ सकते या फिर वो लोग जो फॉर दैट मैटर पढ़ ही नहीं सकते हैं, उन तक भी जो है सामने वाले जो भी व्यक्ति है या तो इस सील का मीनिंग कन्वे करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है या फिर जो भी व्यक्ति है उसकी आइडेंटिटी कन्वे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये यहाँ पे मैंने काफी सारी सील्स आपके लिए लगाई हैं। अब इसमें प्रोमिनेंटली आप नोटिस करिए लगभग लगभग हर सील में भी नहीं मगर मैक्सिमम सील्स में आपको यही चीज देखने के लिए मिल रही है। जैसे यहाँ पर एक हाथी की आकृति बनी है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर एक मनुष्य है मगर उसके साथ में दो जानवर खड़े हुए हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली शायद ये दो या तो चीते हैं या फिर टाइगर्स हैं, इनके साथ में ये लड़ रहा है, या फिर शेर है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर एक यूनिकॉर्न जैसा एक जानवर बना हुआ है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर यहाँ पे एक टाइगर या फिर एक शेर है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है और एक पेड़ बना है। यहाँ पे एक योगी योग की मुद्रा में बैठा हुआ है एंड इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा कुछ एक लिखा हुआ है और दो तीन जानवरों की आकृतियां हैं। यहाँ पे एक बुल बना हुआ है, यहाँ पर एक प्लस जैसा साइन बना हुआ है, यहाँ पे एक राइनोसोरस बना हुआ है, यहाँ पे भी एक राइनो है, यहाँ पे भी एक जानवर है जिसके सर पे दो सील है, इस यहाँ पे स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। तो काफी सारी तरीके की आपको सील्स देखने के लिए मिलती हैं, मगर मेजरली जो सील्स देखने के लिए मिलती हैं उसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है एक जानवर का मोटिव या फिर एक आकृति और ऊपर एक लाइन। तो इन पर्टिकुलर कॉमनैलिटी के चलते ये जो एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, उन दो बातों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने अपना ये कंक्लूजन बनाया है। अपना ये कंक्लूजन पे हम लोग उतरे हैं कि ये पर्टिकुलर लाइन नाम और टाइटल बताती है और जो ये जानवर है ये भी उसका साइन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आज की तारीख में भारत सरकार का जो साइन है वो हमको आगे से देखने में वो तीन शेर दिखते हैं, सम्राट अशोक का जो सिंबल था उसके, तो उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब जहां पर भी वो तीन शेर हमको देखने को मिल जाते हैं हम समझ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड बॉडी है। उसी तरीके से ये भी जो सिंबल्स वगैरह रहे होंगे इनको देखते ही जो भी व्यक्ति रहता होगा वो समझ जाता होगा कि ये फलाना सिंबल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फलाना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से। चले आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेन्स अबाउट 26 साइंस। Although the script remains undeciphered to date, it was evidently not alphabetical, where each sign stands for a vowel or a consonant, as it has just too many signs, somewhere between 375 and 400. तो जो पहली लाइन लिखी है कि मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेन्स अबाउट 26 साइंस, इसमें हमको ये बताया गया है कि हड़प्पा में जो हमको सील्स देखने के लिए मिली या फिर हड़प्पा के सील्स के अलावा भी अगर हमको कहीं दूसरी जगहों पर ये स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, फिर से देख लेते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग हड़प्पन स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, ये जो ऊपर लिखा गया है प्रोमिनेंटली तो ये हमको सील्स के ऊपर देखने को मिला है, मगर सील्स के अलावा दूसरी जगहों पर भी हमको ये स्क्रिप्ट देखने के लिए मिली है, दूसरी जगहों पर भी इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कुछ हमको देखने को मिला है। बट हर जगह एक कॉमन बात निकल कर आती है कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में बहुत लंबे लंबे संदेश नहीं लिखे, बहुत छोटे छोटे संदेश लिखे हुए हैं। मैक्सिमम प्लेसेस जहां पर इस स्क्रिप्ट में कोई संदेश लिखा हुआ मिलता है, चाहे कोई सील हो या कोई दूसरी जगह हो, हर जगह ये बात कॉमन निकल कर आ रही है कि जो भी संदेश है, जो भी बात है, वो बहुत छोटे में कह दी गई है। जैसे इसके पहले वाली सील्स में भी देखिए, यहां पर भी जो बात कही गई है, आपने चार या तो अक्षर लिखे हुए हैं या फिर चार सिंबल्स बना के अपनी बात को कह दिया। यहां पर भी 5-6 अक्षरों से ज्यादा देखने को नहीं, या जो भी सिंबल्स हैं उससे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे। यहां पर भी जो सिंबल्स हैं वो ज्यादा नहीं है, लगभग लगभग यही पैटर्न हर जगह देखने को मिल रहा है। और ये बात सिर्फ इन पर्टिकुलर सील्स के लिए नहीं है, आगे आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। हर जगह जहां जहां हड़प्पन की स्क्रिप्ट पाई गई है, जहां जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों की ये लिखने की
का तरीका पाया गया है, हर जगह यही आपको पैटर्न देखने को मिलता है। बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं है, छोटे सेंटेंसेस हैं, कम शब्दों का या फिर कम आपके सिंबल्स का इस्तेमाल इसमें किया गया। सबसे लंबा सिंबल जो सबसे लंबा जो हमको संदेश हड़प्पन स्क्रिप्ट में आज तक देखने को मिला है, या सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन जो हमको देखने को मिला है, उसमें मैक्सिमम 26 साइन है। अगर हम लोग हर एक जो ये यहाँ पे ये जो साइन बना हुआ है, ये हर एक जगह, ये जो हड़प्पा की स्क्रिप्ट है, इसके अब हर एक साइन को अगर हम लोग एक इंडिविजुअल के तौर पर कंसीडर करें, तो सबसे लंबा संदेश जो देखने को मिला है उसमें मैक्सिमम 26 साइन हमको देखने के लिए मिलता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अपने को ये बताया है कि हड़प्पा वालों की जो स्क्रिप्ट है, इसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए, आज तक हम लोग इसको डिसाइफर नहीं कर पाए। हड़प्पा वालों की जो स्क्रिप्ट है, जिसमें उन्होंने जो भी बातें लिखी हैं, एक तो हमको इसलिए हमको ज्यादा समझ में नहीं आती क्योंकि हम लोग इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर ही नहीं कर पाए। मगर उसके बाद भी हमको ये बात पता है कि हड़प्पा वालों की ये जो स्क्रिप्ट है, ये अल्फाबेटिकल नहीं है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर देखिए, जो ये स्लाइड में जो भी बातें लिखी गई हैं, ये कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? ये इंग्लिश भाषा में लिखी गई हैं। मगर इस इंग्लिश भाषा में लिखने के लिए मैंने जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, इसको बोला जाता है रोमन स्क्रिप्ट। अब रोमन स्क्रिप्ट में कुल मिलाकर 26 अक्षर होते हैं, ए बी सी। बेसिकली जैसे ही मैं ये साइन कहीं पे देखता हूं, तो मेरे अंदर, क्योंकि ये बात फिट हो चुकी है कि भाई इसको ए पढ़ना है, या फिर यूं बोल सकते हैं कि जब भी मैं ये सिंबल देखता हूं, तो मेरे को पता है कि ए ये वाली आवाज निकालनी है, या फिर जब ये वाला सिंबल मैं कहीं पर भी देखूंगा तो मुझे बी ये वाली आवाज निकालनी है, जब ये वाला सिंबल देखूंगा तो फिर मुझे सी ये वाली आवाज निकालनी है। तो पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास में कोई एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें आप अक्षरों का इस्तेमाल करते हो, उसमें हर एक अक्षर के साथ के लिए एक सिंबल होता है या फिर एक साइन होता है, और उस सिंबल के साथ में आप कोई एक साउंड जो है उसको अटैच कर देते हो। जैसे हिंदी में लिखने के लिए हम लोग देवनागरी का इस्तेमाल करते हैं। अब देवनागरी में जहां जहां हम लोग ये सिंबल देख लेंगे तो हमको पता है इसको छोटा आ बोलते हैं, या फिर जब भी हम लोग ये सिंबल देखेंगे तो हम लोग आ ये आवाज निकालेंगे, या फिर अगर कहीं पर अगर हम लोग ये सिंबल देख लेंगे तो उसको छोटी ई बोलते हैं, तो ई ये आवाज निकालेंगे। अगर कहीं पर हम लोग ये सिंबल देख लेंगे तो इसको ऊ बोला जाता है। ये छोटा ऊ हो गया, इसमें अगर इस तरह से कर देंगे तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे ही हम लोग ये देखेंगे तो ऊ या फिर ऊ, बड़े ऊ के लिए थोड़ा ज्यादा ताकत के साथ में ये आवाज निकालेंगे। अब ये हो गए अक्षर। अब इन अक्षरों को जोड़कर बनाए जाते हैं शब्द। जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश में बात कर लें, हमने सी, ए और टी, इन तीन अक्षरों को मिला दिया। अब हमको पता है कि इस अक्षर को देखकर हमको सी ये आवाज निकालनी है, इस अक्षर को देखकर हमको ए ये आवाज निकालनी है, और टी ये इस पर्टिकुलर अक्षर को देखकर हमको टी ये आवाज निकालनी है। तो अब हमने इन तीनों अक्षरों को जोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों अक्षरों के लिए जो भी आवाजें वो साथ में निकालेंगे, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा कैट। पॉइंट यह है कहने का कि ये जो तरीका होता है लिखने का, इसमें हम लोग एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी भाषा है इसको बोलने के लिए, जो भी भाषा है इसमें अपनी बात को कन्वे करने के लिए हम लोग एक स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। स्क्रिप्ट में आपके पास में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ अक्षर होते हैं। इंग्लिश में 26 हैं, हिंदी में भी इस तरीके से अपने कुछ अक्षर हैं, तमिल में भी अपने कुछ अक्षर हैं। अब कुछ अक्षर होते हैं, हर एक अक्षर के साथ में एक साउंड अटैच्ड रहता है, जो अपने को पता रहता है कि भाई ये अक्षर देखोगे या फिर ये सिंबल देखोगे तो आपको ये साउंड निकालनी है। अब इन अक्षरों को आप आपस में जोड़कर शब्द बनाते हो, और इन शब्दों का फिर उच्चारण होता है। इस तरीके हर एक शब्द का फिर अपना एक मतलब होता है, और इस तरीके से फिर आपकी भाषा बनती है। अब जैसे यहाँ पे रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर इंग्लिश भाषा लिखी गई है, तो ये चार अक्षरों को मिलाकर आपने जो शब्द बना दिया, इसको अपन लोग प्रोनाउंस करेंगे मोस्ट, क्योंकि अपने को पता है इस अक्षर को देखकर अपने को इस अक्षर को अपन एम बोलते हैं, इस अक्षर को ओ बोलते हैं, इसको एस बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं। चारों को जोड़ दोगे तो मोस्ट बन जाएगा। अगला जो है, इसमें इतने सारे अक्षरों को मिलाकर इंस्क्रिप्शन शब्द बन रहा है। इंस्क्रिप्शन शब्द का मतलब होता है कहीं पर कुछ उकेरना, कहीं पर कुछ लिखना। तो इस तरीके से अब ये हर एक जो अक्षर है इनको मिलाकर जो शब्द बनाए गए, शब्दों के अपने मतलब होते हैं, और उन मतलबों को के बारे में अपने को पहले से पता रहता है। और फिर उसके बाद अगर उसको हम लोग कंबाइन करते चले जाएं तो फिर एक सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस का कुछ ना कुछ मतलब बनेगा। ये जो तरीका है लिखने का, भाषा का जो ये तरीका होता है, इसको बोला जाता है। इस तरीके की भाषाओं को लिखने के लिए स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो रहा है, और ये स्क्रिप्ट जो है आपकी अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट्स होती हैं। इसी का उल्टा एक और तरीका होता है लिखने का, जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है चीनी भाषा। अब चीनी भाषा में इस तरीके के अक्षर भी नहीं होते, और अक्षरों को जोड़कर फिर शब्द भी नहीं बनते। उसमें यह होता है कि हर एक चीज के लिए एक सिंबल बना हुआ है। अब जैसे मैं चीनी भाषा के लिए शब्द तो बना नहीं पाऊंगा, मगर आपने भी चाइनीज भाषा देखी होगी, तो उसमें जो लिखा रहता है, अब हर एक जो सिंबल है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। वहां पर ये अक्षरों का इस्तेमाल कर शब्द नहीं बनाए गए, और शब्दों का इस्तेमाल कर सेंटेंसेस नहीं बनाए गए। वहां पे क्या किया
किया गया है, हर एक चीज के लिए आपने हर एक चीज के लिए आपने एक पर्टिकुलर सिंबल बना दिया है और उस सिंबल का मतलब अपने को याद रखना पड़ता है। तो इस तरीके की जो भाषाएं होती हैं इनको बोला जाता है पिक्टोरियल लैंग्वेज। पिक्टोरियल लैंग्वेज में क्या हो रहा है, आपने एक सिंबल बना दिया, इसका कुछ मतलब है, सिंबल नंबर 1, फिर एक दूसरा सिंबल बना दिया, सिंबल नंबर 2, फिर एक तीसरा सिंबल बना दिया, सिंबल नंबर 3। अब इन ये सिंबल्स आपको याद करना पड़ते हैं और जहां पे ये सिंबल आपको दिख जाए तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई इस सिंबल का ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो वहां पर सेंटेंसेस नहीं बनाए जाते, वहां पर इस तरीके से पिक्टोरियल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है चीनी भाषा में। अब आज की तारीख में हड़प्पा की स्क्रिप्ट अपन लोगों ने पढ़ी तो नहीं, अपने को नहीं पता कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्योंकि अपन इसको पढ़ नहीं सकते। मगर जितना इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, जितना इसके ऊपर स्टडी हुई है, उससे अपने को यह पता चला है कि हड़प्पा वालों की जो स्क्रिप्ट है ये अल्फाबेटिकल नहीं है, यानी कि या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि यहां पर जो ये आपको सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं ये अक्षर नहीं है, ये अक्षरों को मिलाकर यहां पे कोई शब्द नहीं बनाया गया, ये जो है पिक्टोरियल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अपने को याद रखना है। हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट अपन ने आज तक पढ़ी नहीं है, हम लोग इसको आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए, मगर भाषाओं को लेकर जितना अपना नॉलेज है, भाषाओं को लेकर अपनी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारे पास में स्टडीज वगैरह है, उसके बेसिस पे हमने एक बात क्लियर हमको पता चल गई है कि हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं थी, या फिर हड़प्पा वाले जो भी भाषा में जो भी चीज लिख रहे हैं ये अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है। अब आपको ये कैसे पता कि ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, उसकी वजह यह है कि किसी यहां पर अपने को लगभग 375 से लेके 400 के करीब अभी तक सिंबल्स मिले हैं। हो सकता है कल को अपने को और ज्यादा सिंबल मिल जाएं। अभी तक हड़प्पा की जितनी खुदाई करी गई है और जहां जहां पे हम लोगों को सामान या इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं, हड़प्पा की ये जो जो भी लिपि है इसमें जहां जहां पे हमको इसमें लिखा हुआ कुछ मिला है, सारे अगर एक एक सिंबल को हम लोग स्टडी करें, एक एक सिंबल को एक एक को अगर हम लोग देखें तो हमको अभी तक कुल मिलाकर 375 से लेके 400 के बीच में सिंबल्स मिल चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 375 से लेके 400, और कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ इतने ही सिंबल्स हैं। कल को अगर और जगहों पे हड़प्पा से रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, वहां पे हड़प्पा की स्क्रिप्ट अगर मिलती है तो पता चला 400 की जगह 500 हो जाए, 500 की जगह 600 हो जाए। किसी भी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में इतने ज्यादा अक्षर नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। किसी भी आपकी अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट में इतने ज्यादा अक्षर नहीं होते, इतने ज्यादा सिंबल्स आपको जरूर देखने के लिए मिलते हैं उस तरीके की भाषा में जहां पे पिक्टोरियल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे अक्षरों को मिलाकर शब्द नहीं बनाए जाते और शब्दों को मिलाकर सेंटेंस नहीं बनाए जाते, जहां पे सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और हर एक सिंबल कोई एक पर्टिकुलर बात कहने के लिए यूज होता है, वहां पर आपको बहुत बड़ी मात्रा में इस तरीके के सिंबल्स देखने के लिए मिलते हैं। मगर अगर आप किसी पर्टिकुलर लिपि का इस्तेमाल कर कर शब्द बनाते हो और शब्दों की मदद से सेंटेंस बनाते हो तो इतने ज्यादा फिर वहां पर सेंटेंस इतने सारे वहां पे फिर अल्फाबेट्स नहीं होते। ये एक बेसिक बात है, एक बेसिक लॉजिक है। तो इसलिए 375 से लेकर 400 अक्षर तो नहीं हो सकते और गारंटी नहीं है कि 400 पे बात खत्म हो गई हो सकता है 500 600 700 1000 भी हो जाए, वी कैन नॉट से। अभी तक जितना अपने पास में नॉलेज है उसके बेसिस पे अपन लोग ये बात कह रहे हैं। तो इतने ज्यादा अक्षर किसी लिपि में नहीं होते, ये एक पर्टिकुलर बात है। इतने सारे सिंबल्स आपको सिर्फ पिक्टोरियल लैंग्वेज में या पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बेसिस पे अपन ने ये निष्कर्ष निकाला है कि भले ही हम लोग हड़प्पा की स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं सकते, बट हम लोग क्लियर हैं कि ये अल्फाबेटिकल नहीं है। जैसे यहां पर इंग्लिश को लिखने के लिए अपन ने रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, या हिंदी लिखने के लिए अपन देवनागरी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अक्षरों की संख्या सीमित है, जिनके कॉम्बिनेशन मिला मिलाकर आप जितने चाहो उतने शब्द बना लो। ये वैसी कहानी नहीं चल रही है, ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है जिसमें आप जितने चाहो उतने नए सिंबल्स बना सकते हो, मगर हर एक सिंबल का फिर एक स्पेसिफिक मतलब होता है। तो ये अपने अपन लोग इस बात को लेकर यहां से बहुत ज्यादा क्लियर हो चुके हैं। देखिए यहां पर भी इसको देखिए, जैसे ये एक सिंबल है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे यहां पर ये एक पर्टिकुलर सिंबल है, ये एक पर्टिकुलर सिंबल है, ये एक पर्टिकुलर सिंबल है, ये एक पर्टिकुलर सिंबल। आप ध्यान से देखिएगा, ये सिंबल यहां पे फिर से रिपीट हुआ है ना। ये एक अलग सिंबल है, ये एकदम ऑल टुगेदर एक अलग सिंबल है, ये थोड़ा सा अलग सिंबल है, और इस सिंबल में कुछ मॉडिफिकेशन कर कर यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया। ये कोई अक्षर नहीं है, ये अपने आप में एक इंडिकेशन है। ये शायद एक इंसान को इंडिकेट कर रहा हो, हमें नहीं पता, मगर ये कुछ एक इंडिकेशन है। इसको देखकर एक पूरा का पूरा मतलब बनता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर ए लिख देता हूं तो इसको देखकर मुझे पता है कि ये सिर्फ एक अक्षर लिखा हुआ है, मगर इसी में अगर मैं यहां पे दो अक्षर और ऐड कर देता हूं तो ये एक शब्द बन जाता है। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को कि जैसे ही मैंने यहां पर ए लिखा तो मुझे पता है कि ये आकृति का मतलब है ए साउंड मुझे निकालना है, मगर इसमें जैसे ही मैंने
एक और स्मॉल ए ऐड कर दिया तो अब मैं ए की जगह आ पढ़ूंगा ऐसे, या फिर अगर मैं ए के बाद में एन और डी ऐड कर देता हूं, ये एंड बन जाता है। अब ये एक शब्द बन गया जिसका मतलब मुझे पता है। ये कहानी यहाँ पे वैसी नहीं चल रही। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सिंबल है, ये अपने आप में एक शब्द है या फिर अपने आप में कोई एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। ये कोई एक अल्फाबेट नहीं है, ये अपने आप में कोई एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। और उसके बाद में ये अपने आप में कोई एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, ये अपने आप में एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। ये सिंबल यहाँ पे 10 का 10 फिर रिपीट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो भी बात हो रही है उसमें यहाँ पर ये जो एक मीनिंग में कुछ एक अपनी नई चीज ऐड कर रहा होगा। ओवरऑल इस पूरी चीज को स्टडी करने के बाद, इस पूरी चीज को पढ़ने के बाद में, इस पूरे सिंबल्स को एक साथ देखने के बाद में कोई एक सेंस या फिर कोई एक मीनिंग निकल कर आ रहा है या आ रहा होगा उस आदमी के लिए जो 4,500 साल पहले इस पर्टिकुलर पिक्टोरियल स्क्रिप्ट को पढ़ सकता हो। तो ये पर्टिकुलर बात अपने को यहाँ पर समझ में आती है। हड़प्पा की जितनी स्क्रिप्ट मिली हैं उसमें लगभग सब में जो है ये बात कॉमन हो जाती है। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पर दूसरी फोटोग्राफ में है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर भी अब देखिए अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर भी ये सिंबल 2 बार रिपीट हुआ है एज इट इज। यहाँ पे ये एक और दूसरा सिंबल है, ये यू जैसा एक सिंबल बनाया गया है। मगर ये पिक्टोरियल सिंबल्स हैं, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। ये किसी एक शब्द को या फिर किसी एक पर्टिकुलर साउंड को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर लेट से ये लिख दिया जाए जेड, तो इसको देखते ही अपन लोग एक साउंड निकालेंगे जो होती है जेड। यहां पर उस तरीके से कोई साउंड नहीं निकल रही है। यहां पे ये पूरा का पूरा एक शब्द बन रहा है। अब जैसे Z के आगे मैंने EBRA ये 4 शब्द और ऐड कर दिए। अब इन पांचों को मिलाकर बनता है जेब्रा। जेब्रा से मेरे दिमाग में एक अक्षर एक जानवर आ जाएगा जिसके ऊपर धारियां बनी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट कलर की। यहां पर वही कहानी इस पर्टिकुलर सिंबल को देखकर हो रही है। ये कोई अपने आप में अक्षर नहीं है, ये अपने आप में पूरा का पूरा शब्द है या फिर अपने आप में पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, जिसको यहाँ पे कन्वे करने के लिए अपने को 5 अक्षरों को मिलाना पड़ गया। तो इससे अपन ये बात कंक्लूड कर रहे हैं कि हड़प्पा वाले जो स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया करते थे वो आपका अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट नहीं हुआ करती थी जैसे आज की तारीख में देवनागरी या फिर रोमन है। वो किस तरीके की स्क्रिप्ट हुआ करती थी, वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट हुआ करती थी। प्लस ये बात भी अपने को क्लियर है कि अल्फाबेट्स इतने सारे हो ही नहीं सकते, ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में ही होता है जिस कि इतने सारे आपको सिंबल्स देखने के लिए मिलते हैं। चाइनीज भाषा में मिलियंस ऑफ इस तरीके के सिंबल्स हैं, मिलियंस के में उसमें सिंबल्स हैं। जनरली एक चाइनीज जब तक बड़ा होता है तो उसमें से वो 4-5 हजार सिंबल्स का मतलब याद कर पाता है, तो उसी में फिर वो अपना काम चलाता है। मगर चीनी भाषा में इस तरीके के मिलियंस ऑफ सिंबल्स हैं। अब जैसे यहाँ पर ये तस्वीर हमको देखने को मिली है, ये सील्स पर नहीं है, कहीं पर दूसरी जगह पर उन्होंने अपनी भाषा में कुछ लिखा था। ये हम लोग इसको रिट्रेस करने में कामयाब हो गए। अब इस चीज को जब हम लोगों ने अल्टीमेटली फिर अपना फिर से रिक्रिएट किया तो कुछ इस तरीके का शब्द निकल कर आ रहा है या इस तरीके का जो है सेंटेंस निकल कर आ रहा है। देखिए कुछ इस तरीके का सेंटेंस निकल कर आ रहा है। ये यहाँ पर ये आपको ऐसा व्हील दिख रहा है, वो एज इट इज व्हील बना लिया। उसके बाद में ये टी जैसा सिंबल दिख रहा है, फिर ये सिंबल, तो इन सबको हमने रिक्रिएट कर लिया है। अब ध्यान से देखिए, ये सिंबल यहाँ पे 4 बार इस्तेमाल हुआ है और हो सकता है 3 बार ये सिंबल एज इट इज इस्तेमाल हुआ है और चौथी बार में इसमें जैसे हम लोग मात्राएं वात्राएं लगा देते हैं वैसा इन लोगों ने कुछ किया है। यहाँ पर एक ये सिंबल अलग इस्तेमाल हुआ है, एक ये नया सिंबल यहाँ पे हमको मिला जो टी जैसा दिख रहा है। ये सिंबल हमको पहले देखने को मिल चुका है, ये सिंबल अलग नया देखने को मिला है, ये सिंबल नया देखने को मिला है। इस तरीके से ये हर एक सिंबल अपने आप में कोई एक मीनिंग कन्वे कर रहा है और सारे सिंबल्स के मीनिंग्स को मिलाकर यहाँ पे कोई सेंटेंस बन रहा है। जनरली पिक्टोरियल स्क्रिप्ट्स में इसी तरीके से जो है अपनी बात को कन्वे किया जाता था। तो हड़प्पा वाले यही जो लॉजिक या फिर यही जो टेक्निक है लगाकर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बनाई थी। चले, तो ये अपन लोगों ने हड़प्पा स्क्रिप्ट के बारे में इतनी बातचीत कर लिया। अब इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है उसको उसको अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट पिक्टोरियल थी एंड हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट पिक्टोरियल क्यों थी उसके बारे में अपन ने बातचीत कर ली एंड किस तरीके से अपन ने ये निष्कर्ष निकाला था। अब इसकी और जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको देखते हैं। It is apparent that the script was written from right to left, as some seals show a wider spacing on the right and the cramping on the left, as if the engraver began working from the right and then ran out of space. तो जब हम लोग इस स्क्रिप्ट को स्टडी करते हैं, हड़प्पा वालों के द्वारा लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस स्क्रिप्ट को जब डिटेल में स्टडी किया गया तब अपने को एक और बात पता चली कि ये स्क्रिप्ट सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ में लिखी जाती थी। एंड और फर्दर स्टडी किया गया तब एक और बात पता चली कि ये कई बार अल्टरनेटिव हर एक लाइन में जो है अल्टरनेटिव हैंड का इस्तेमाल करते थे। मतलब ये है जैसे यहाँ पर रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर इंग्लिश लैंग्वेज लिखी गई है,
मगर हम लोग इसको लिखते कैसे हैं? उल्टे हाथ से शुरू करते हैं और सीधे हाथ की तरफ में आते हैं। फिर जब हम आप जहां पे हमारी लाइन खत्म हो जाती है, उसके बाद में लाइन चेंज करके फिर उल्टे हाथ से लिखते हैं और सीधे हाथ की तरफ में आते हैं। फिर उल्टे हाथ से लिखते हैं, सीधे हाथ की तरफ में आते हैं। फिर उल्टे हाथ से लिखते हैं, सीधे हाथ की तरफ में आते हैं। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। हड़प्पा वाले इसका जस्ट उल्टा किया करते थे। जब पहले फर्दर जब स्टडी किया गया तब पता चला कि वो लोग सीधे हाथ से लिखना शुरू करते थे, उल्टे हाथ की तरफ में जाते थे। फिर नीचे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ में, फिर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ में, इस तरह से लिखा करते थे। और फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला कि कई जगहों पर एक और तरीका इस्तेमाल करते थे कि सीधे हाथ से लिखना शुरू करेंगे, उल्टे हाथ तक जाएंगे। यहां पर जैसे ही सेंटेंस खत्म हुआ या लाइन खत्म हुई तो फिर उसके बाद उल्टे हाथ से शुरू करके सीधे हाथ तक आएंगे। फिर यहां पर जैसी सेंटेंस या फिर लाइन खत्म हुई तो उसके बाद में यहां पे सीधे हाथ से शुरू करेंगे और उल्टे हाथ की तरफ में जाएंगे। मतलब हर एक लाइन में अल्टरनेटिव हैंड इस्तेमाल करते थे। तो पॉइंट ये है, अपने को मगर एक बात समझ में आ गई है कि इन लोगों के लिखने की जो पैटर्न था वो कहां से कहां शुरू होता था, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ में ना जाकर लिखना ये हमेशा सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ में शुरू करते थे। अब उसके बाद एक लाइन खत्म करके फिर राइट हैंड से आके लेफ्ट हैंड की तरफ में इस तरह से लिख रहे हो, या फिर एक खत्म हुआ फिर सेकंड लाइन में अल्टरनेटिव हैंड कर लिया, फिर यहाँ पे थर्ड लाइन में और अल्टरनेटिव हैंड कर लिया, इस तरह से। तो वो एक अलग बात है कि आप ऐसे लिख रहे हो एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से, या फिर आप इस तरह से लिख रहे हो कि यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इस तरीके से। वो डिपेंड करता है। बट एक बात क्लियर है कि ये लोग लिखते सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ में थे। क्वेश्चन ये उठेगा कि जब आप हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं सकते तो फिर आपको कैसे पता कि भाई ये सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ में लिख रहे हैं, या उल्टे से सीधे की तरफ में लिख रहे हैं, या अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं? उसका लॉजिक या उसके पीछे की वजह यह है, जब हम लोगों ने हड़प्पा की सील्स को स्टडी किया या और भी दूसरी जगहों पे जहां पे हमको हड़प्पा की राइटिंग देखने के लिए मिली है, प्रोमिनेंटली मगर हड़प्पा की सीलों में यह बात निकल कर आती है कि जिसने भी इनको लिखा था, जिसने भी इनको ये हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है इसको इन सील्स के ऊपर या बाकी जगहों पर उकेरा था, उसने सीधे हाथ की तरफ से काम करना शुरू किया था। वजह यह है कि सीधे हाथ की तरफ में हमको दिखता है कि सिंबल काफी बड़े हैं, काफी साफ हैं, काफी स्पष्ट हैं। और कई जगहों पर जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ में बढ़ते हैं तो सिंबल्स का साइज छोटा हो रहा है, या फिर उसने जल्दी जल्दी उनको छोटे या फिर उसने उनको एकदम से श्रिंक कर दिया है, ताकि स्पेस जब कम होने लगा तो वो कम स्पेस में भी अपनी पूरी बात को कह जाए। बात को समझिएगा, जब उसने लिखना शुरू किया, लेट से उसके पास में इतनी बड़ी सील थी। अब जब उसने सीधे हाथ की तरफ से लिखना शुरू किया तो यहां पर उसने बड़े बड़े सिंबल्स बनाए कुछ इस तरीके से। मगर आधा स्पेस कवर करते करते उसको समझ में आ गया कि क्योंकि यहां पे बड़े बड़े सिंबल्स बनाए गए हैं, और अब क्योंकि उस वक्त पेपर तो होता नहीं था, पत्थर के ऊपर या जिस भी चीज के ऊपर आप उकेर रहे हो, स्पेस इतना सही है, इसमें अपनी बात को खत्म करना है, तो उसने बाद के जो सिंबल्स है फिर वो छोटे छोटे कर दिए ताकि वो कम स्पेस में अपनी बात को कह के खत्म कर दे। और अब जब आप ये फर्क देखते हो कि सीधे हाथ की तरफ में जो सिंबल्स हैं वो ज्यादा बड़े हैं और उल्टे हाथ की तरफ में सिंबल्स आपके छोटे होते चले जा रहे हैं या उतने ज्यादा क्लियर नहीं है, उतने स्पष्ट नहीं है, और ये एक जगह पर नहीं है, कई जगहों पर अगर ये पैटर्न हमको देखने को मिलता है तो उसकी मदद से फिर ये क्लियर हो जाता है कि यार ये लोग जो हैं भले ही कैसे भी लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, मगर लिखना ये सीधे हाथ की तरफ से शुरू कर रहे थे। इसके कुछ अपन लोग एविडेंसेस देख लेते हैं। जैसे यहां से हम लोग देखना शुरू करेंगे तो अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर सारे के सारे सिंबल्स जो हैं वो एकदम साफ हैं, इनको आप एकदम साफ साफ स्टडी कर सकते हो। मगर नोटिस करिएगा कि यहां पर लिखने से पहले इसने इतनी जगह को छोड़ रखा है। तो अब इसको स्टडी कर जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला है कि इसने इतना स्पेस छोड़ रखा है और लिखना इसने यहां से शुरू किया था। अब कई लोग ये भी कंटेस्ट कर सकते हैं कि भाई लिखते लिखते हो सकता है वो यहां तक पहुंच गया और इतना स्पेस उसने खाली छोड़ दिया हो। ये इसलिए सच नहीं हो सकता क्योंकि उसने पहले ये पैटर्न बनाया था, पहले उसने ये एनिमल मोटिव बनाया था, और एनिमल मोटिव बनाने के बाद में उसने फिर जो है आपका ये बाकी आकृतियों को उकेरा था। इसलिए क्योंकि अपने को ये साफ दिख रहा है यहाँ पे कि पहले इसका सींग वगैरह बना चुकने के बाद में उसने फिर इस तरीके से इसको उकेरा गया है कि ये सिंबल इस पर्टिकुलर सींग के साथ में जो है छेड़खानी में ना करे। तो इस पर्टिकुलर बात के बेसिस पे अपन ने निष्कर्ष निकाला है कि इसको यहाँ पहले ये एनिमल मोटिव बना लिया, फिर ये स्पेस देखते हुए कि इसके सींग के साथ में ये अक्षर जो है टकराए ना, इतना स्पेस छोड़ते हुए उसने फिर यहां से अपनी बात को उस तरफ में लिखा है। और देखते हैं, जैसे ये वाली सील देखिए। अब ये वाली सील जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, पहले इसने यहां पर एक जानवर की आकृति उकेरी है और फिर बड़े बड़े अक्षर बनाना शुरू किए हैं, मगर जैसे जैसे स्पेस कम होता चला जा रहा है तो वो छोटे अक्षर की तरफ में चला गया। या फिर इस तरह से कह सकते हो कि बड़े बड़े अक्षर बनाना शुरू किया, मगर जैसे जैसे आगे लिखना शुरू किया तो अक्षरों की जो साइज है उसको छोटा करना शुरू कर दिया। हर जगह ऐसा हुआ हो ऐसा भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक काम आप लगातार कर रहे हो तो उसमें आप पारंगत हो जाते हो, तो फिर आपको एक आइडिया भी लग जाता है कि कहाँ पे कितना स्पेस छोड़ना है, कितने बड़े अक्षर बनाने की बात
को सही तरीके से लिखा जा सके। तो कई सारी सील्स ऐसी हैं, कई सारी स्क्रिप्ट कई जगहों पे इस तरह से लिखी है कि वहां आपको यह पैटर्न देखने को नहीं मिलता। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर एकदम आपने अच्छे से इसको साफ साफ लिख दिया है और यहाँ पे इस तरीके की बात पकड़ में नहीं आती। तो हर सील में भी ऐसा हो रहा हो ऐसा नहीं है, मगर कई सारी सील्स में अपने को ये बात दिखती है, अपरेंट समझ में आती है कि यहां से लिखना शुरू किया गया था और फिर आप दूसरी तरफ में गए। और देखते हैं, जैसे अब ये वाली सील आप देखिए, ये वाली सील देखिए, यहां से लिखना शुरू किया गया तो कंपैरेटिवली काफी बड़े सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, साइज में ये सिंबल थोड़े से बड़े हैं। यहां आते आते स्पेस कम होने लगा तो आखिरी के दो अक्षर या फिर आखिरी के जो दो सिंबल्स बनाए गए वो कंपैरेटिवली बहुत छोटे बनाए गए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को एक अंदाजा लग जाता है। कई सारी दूसरी सील्स में इस तरह अब समझ में, कई सारी दूसरी सील्स में भी अपने को समझ में आता है। जैसे ये वाली सील देखिए, अब यहाँ पे एक शेर या फिर एक चीता बनाया गया है, एक टाइगर बनाया गया है, एक पेड़ बनाया गया है और मोस्ट प्रोमिनेंटली शायद ये बताया गया है कि पेड़ पे आदमी जो है इस टाइगर से बचने के लिए खड़ा हुआ है। अब एक बार जब आपने ये पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में फिर आपने यहाँ से जो है काम करना शुरू किया और उसके बाद में फिर ये सिंबल्स वगैरह बनाए गए। अब सारे सिंबल्स मोर और लेस साफ सुथरे बने हुए हैं, मगर आपने शायद क्योंकि इसको पहले ड्रॉ किया होगा और उसके बाद में फिर ये यहाँ बनाया गया है, तो फिर उसकी बेसिस पे निष्कर्ष निकाला है कि इन्होंने यहां से लिखना शुरू किया था और इस तरफ में आए थे। क्योंकि अगर ये होता कि पहले इसको लिखा गया होता और उसके बाद में इसको ड्रॉ किया गया होता, तो ये चीज नहीं हो सकती है। पहले इन्होंने इसको बनाया था और उसके बाद में फिर यहाँ पे छोटे अक्षर बनाए, थोड़े कम स्पेस का इस्तेमाल किया और फिर आप इस तरफ गए। इसके बेसिस पर भी अपन ने निष्कर्ष निकाला है कि भाई हो ना हो यहाँ पे ये आपका जो राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में गए। यहां पर भी देखिए, वही चीज यहां पर की गई है कि पहले आपने यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर बनाए या फिर बड़े बड़े सिंबल्स बनाए, मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगे आपको दिखने लगा कि आपको ये यूनिकॉर्न के सीन के पहले अपनी बात को खत्म करना है, तो फिर आपने सिंबल्स का साइज जो है यहाँ से छोटा कर दिया। और यहाँ से एक और बात समझ में आती है इसके बेसिस पर कि जितनी भी हड़प्पा की सील्स बनाई गई हैं उसमें पहले एनिमल का मोटिव बनाया गया था और उसके बाद उसके ऊपर जो भी चीज लिखी गई है, जो भी ये स्क्रिप्ट है उसके बाद लिखी गई है। तो एक बात ये भी यहाँ पे इसको स्टडी करके अपने को समझ में आती है। बहरहाल पॉइंट अपना जो है कि आपकी जो हड़प्पा की सील है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में लिखी जाती थी, वो इस तरीके से यहां से अपनी क्लियर हो जाती है। इस पर्टिकुलर निष्कर्ष पर अपन लोग यहां से पहुंचते हैं। Consider the variety of objects on which writing has been found. Seals, copper tools, rims of jars, copper and terracotta tablets, jewelry, bone rods, even an ancient signboard. Remember, there may have been writing on perishable materials too. Could this mean that literacy was widespread? तो पॉइंट ये है, अब यहां तक अपन लोगों ने ये देखा कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट क्या है, कैसे लिखी जाती थी और क्या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब इसमें अपने को ये बताया गया है कि हड़प्पा की जो ये स्क्रिप्ट है, हड़प्पा की जो ये राइटिंग है, अपने को कहाँ कहाँ देखने को मिली है। प्रोमिनेंटली अपने को हड़प्पा की राइटिंग सील्स पे देखने के लिए मिली है। सील्स के अलावा कॉपर से बने हुए काफी सारे टूल्स या फिर काफी सारे बर्तनों पे देखने को मिली है। अब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हड़प्पा वाले बड़ी बड़ी एक जार है वो ओमान भेजा करते थे। वो हड़प्पा में वो हड़प्पा की जो बनी हुई जार है ओमान में हमको देखने को मिली है और उसके ऊपर हड़प्पा वालों के साइन या फिर ये लैंग्वेज या स्क्रिप्ट लिखी हुई है। उससे अपने को पता चला कि ये जार हड़प्पा से ओमान आई है। तो पॉइंट उस पर्टिकुलर जार की रिम पर भी जो है आपको इसी तरीके के साइन देखने को मिले हैं। इसके अलावा कई सारे कॉपर और टेराकोटा के टैबलेट्स हैं, जैसा कि यहाँ पर ये फोटोग्राफ में दिख रहा है। अब ये इस तरीके के छोटे छोटे आपके ये टैबलेट्स हैं, या तो ये टेराकोटा के बने हुए हैं या फिर ये कॉपर के बने हुए हैं। इस तरीके के कॉपर या टेराकोटा के बने हुए टैबलेट्स के ऊपर भी आपको ये स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। ज्वेलरी पे कई जगहों पर बीट्स की जो ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इसका ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। बोन से बनी हुई रॉड्स में इसका इस्तेमाल किया गया है और लोथल में तो अपने को एक पुराना एंशियंट साइन बोर्ड भी मिला है जिसमें इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये तो सारे वो मटेरियल हैं जो 4-4.5 हजार साल में बच गए। इसके अलावा काफी सारा पेरिशेबल मटेरियल भी हुआ रहा होगा, यानी कि ऐसा मटेरियल जो
काल के या समय के इतने लंबे वक्त में बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। तो कई सारे इस तरीके के पेरिशेबल मटेरियल्स के ऊपर भी आपने साइंस बनाए होंगे, अपनी भाषा में बहुत कुछ लिखा होगा, वो सब तो अपने को मिला ही नहीं है। मगर जितने मटेरियल पे अपने को ये भाषा देखने को मिली है, वो भी एक बात इंडिकेट करती है कि हड़प्पा वाले काफी बड़ी, उस टाइम पीरियड के हिसाब से काफी बड़ी मात्रा में भाषा का इस्तेमाल या फिर जो भी उनकी स्क्रिप्ट है उसमें लिखने का और लिखकर कम्युनिकेट करने की इस पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल करते थे। अब इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि इसका क्या ये मतलब हो सकता है कि उस जमाने में पढ़ाई लिखाई बड़े लेवल पर थी या लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी, बड़े पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा पढ़ लिख सकता था? क्योंकि अगर पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा पढ़ लिख नहीं सकता तो फिर इतने बड़े लेवल पर हड़प्पा की स्क्रिप्ट मिलने का सवाल नहीं उठता। प्रोवाइडेड द फैक्ट अपने को अभी उसका तो अंदाजा ही नहीं है, वो सारा पेरिशेबल मटेरियल, वो सारा मटेरियल जो 4,500 साल में बर्बाद हो गया, जिस पर भी बाकी राइटिंग का इस्तेमाल किया गया होगा। अब इतने बड़े लेवल पर अगर कोई चीज देखने को मिल रही है तो इससे फिर एक सवाल उठेगा, लिखाई वहीं पर ज्यादा होगी जहां पे पढ़ाई होगी, जहां पे पढ़ने वाले ज्यादा होंगे। तो क्या ये एक इंडिकेशन है, क्या ये, इससे अपन ये मान लें कि उस जमाने में लिटरेसी बहुत वाइड स्प्रेड स्प्रेड रही होगी और बड़े लेवल पर लोग पढ़ते लिखते थे या पढ़े लिखे हुआ करते थे? इस सवाल का एक आप इस तरह से कह सकते हैं कि मानने को आप मान सकते हैं, बट इस सवाल का एक कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा सकता। आप एक फिक्स कंक्लूजन नहीं लगा सकते कि क्या ऐसा होता रहा होगा या नहीं होता रहा होगा। मगर हाँ, ये एक बड़ी बात निकल कर आती है कि दूसरी सभ्यताओं की अपेक्षा हड़प्पा में राइटिंग काफी बड़े लेवल पर देखने को मिली है। भले ही पेपर नहीं था, बाकी सारी नई चीजें नहीं थी, बट इन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट बनाई थी और ये उसका इस्तेमाल करते थे। ये एक लोकल बनी हुई स्क्रिप्ट थी, इस पे बाहर का इन्फ्लुएंस भी देखने को नहीं मिलता। तो मगर और इसका इस्तेमाल भी बड़े लेवल पर होता है, बट इसके बेसिस पर अपन ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते या एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये लोग बड़े लेवल पर लिटरेट हुआ करते थे या पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा लिटरेट था या नहीं था। इस पर अपन लोग कुछ एक बात कंक्लूड नहीं कर सकते। बट यस, नो डाउट अबाउट दैट कि बहुत बड़ी मात्रा में हड़प्पा की स्क्रिप्ट इस्तेमाल में या प्रचलन में तो थी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग वेट्स की बात करेंगे। हड़प्पा वाले वेटिंग का क्या सिस्टम इस्तेमाल करते थे, किस तरीके के वेट्स का प्रयोग किया जाता था, अब उसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, चलें देखते हैं सर। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे वेट्स के बारे में। इसके पहले एक छोटा सा पॉइंट अपने को याद रखना है कि हड़प्पा में जो भी ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम के तहत में होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि भाई मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज दूंगा, उसके बदले में आप कोई मुझे एक पर्टिकुलर चीज दे दो। तो इस तरीके से जब चीजों का आदान प्रदान करके ट्रेड किया जाता है, इसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में ट्रेड करना है तो अगली चीज जो दिमाग में आएगी कि मैं अपना जो भी सामान आपको दे रहा हूं वो कितनी मात्रा में दूं, तो उसके एवज में फिर आप मुझे वो सामान दोगे जो आप मुझे देने वाले हो और कितनी मात्रा में देने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए लेट से आपके और मेरे बीच में एक सौदा होता है कि भाई मैं आपको 2 किलो गेहूं दूंगा, तो आप फिर मुझे 1 किलो उसके बदले में चावल दोगे। तो हाँ, पहली चीज तो हमारे बीच में ये डिसाइड हो गया कि मैंने आपको गेहूं देने हैं, बदले में आपने मुझे चावल देने हैं, चीजों का हम आदान प्रदान करेंगे, ये होता है बार्टर ट्रेड। मगर उसमें अब मैं आपको कितना गेहूं दूंगा और कितना चावल दूंगा वो भी डिसाइड करना है। तो लेट से अपने बीच में डिसाइड हुआ कि भाई मैं आपको 2 किलो गेहूं दूंगा और उसके बदले में आप मुझे 1 किलो चावल दोगे। अब ये अपने को फिर कहीं पे मेजर करना पड़ेगा, उसका वजन करना पड़ेगा। आपके सामने मैं भी आपको वेट करके बताऊंगा कि साहब देखो ये 2 किलो गेहूं हो गया, और आप भी मुझे वेट करके बताओगे कि साहब देखो ये 1 किलो चावल हो गया, फिर अपन आपस में बदल लेंगे। इस तरीके से जो व्यापार किया जाता है वो बार्टर सिस्टम का व्यापार होता है, और उसमें फिर अपन जनरली चीजों को उनके वजन के हिसाब से या उनकी क्वांटिटी या वॉल्यूम के हिसाब से अपन ट्रेड करते हैं। तो हड़प्पा में भी जो व्यापार होता था, या हड़प्पा वाले भी जिसके साथ में जिस किसी के साथ में भी व्यापार करते थे, आपस में भी अगर व्यापार करते थे, वो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया करते थे। अब बार्टर सिस्टम में सबसे जरूरी चीज हो जाएगी चीजों का वजन करना। अपन ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई ये चीज का मैं आपको दूंगा, आप ये बदले में मुझे दे दो। मगर कितना मैं आपको अपनी चीज दूंगा तो बदले में कितनी आप मुझे अपनी चीज दोगे, उसके लिए जरूरत पड़ती थी चीजों का वजन करने की या फिर उनको वे करने की। तो वेटिंग के लिए अब आपको एक पूरा वेटिंग के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, वजन के पूरे एक नाप तौल के पूरे एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। उसी के बारे में अब अपने को बातचीत करनी है कि हड़प्पा वाले अपने बार्टर के लिए वेटिंग का सिस्टम किस तरह का इस्तेमाल किया करते थे। Exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called chert and generally cubical with no markings. मतलब हड़प्पा में जो वेटिंग का सिस्टम इस्तेमाल होता था वो बड़ा बड़ा प्रिसाइज होता था। एक पहले से प्री डिसाइडेड सिस्टम था, उसमें वेट्स बनाए, इनके पास में एक पत्थर हुआ करता था जिसको बोलते थे चर्ट। इस चर्ट के फिर वो लोग वजन बना लिया करते थे क्यूबिकल शेप के, एंड इनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी, इनके ऊपर कोई निशान वगैरह नहीं बनाया जाता था। जैसे आज की तारीख में अपने वेट्स के ऊपर लिखा रहता है
है कि ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, 5 किलो का है, वैसा नहीं। एक पत्थर हुआ करता था, या फिर एक पत्थर है जिसका नाम होता है चर्ट। उस चर्ट पत्थर से ये लोग क्यूब के शेप में अपने वजन बना लिया करते थे, और उनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी, मगर एक अंडरस्टैंडिंग रहती थी कि ये वाला जो वजन है इसका, ये वाला जो पत्थर है इसका वजन इतना है, ये वाला जो पत्थर है इसका वजन इतना है। और फिर उसी की मदद से फिर इस्तेमाल किया जा उसी की मदद से फिर चीजों को वे करके चीजों का वजन लेने के बाद में उनका एक्सचेंज किया जाता था, उनका बार्टर सिस्टम में प्रयोग किया जाता था। ये पूरा का पूरा सिस्टम रेगुलेटेड था और प्रिसाइज था। मतलब ये कि किसी ने पहले से डिसाइड किया था कि भाई आपका जो पत्थर होगा ये इस शेप का होने वाला है, या फिर ये जो वजन होगा, पहली बात तो ये इस शेप का होने वाला है, और ये वजन सारे के सारे एक ही पत्थर से बनाए जाएंगे। नहीं तो फिर कोई भी पत्थर का इस्तेमाल किया जा सकता था, मगर अगर एक ही पत्थर के बने हुए वेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इसका मतलब पहले से किसी ने डिसाइड किया था कि भाई इसी पत्थर का इस्तेमाल होना है। दूसरा कि इस पर्टिकुलर पत्थर को इसी शेप में काटना है, क्यूबिकल शेप में। तीसरी बात कि इसके ऊपर कोई मार्किंग बनेगी या नहीं बनेगी, वो भी पहले से डिसाइड किया होगा। तो ये पहले से लिए गए फैसले थे, किसी ने इनको रेगुलेट कर रखा था, पूरा का पूरा वेटिंग का सिस्टम। और ये बड़ा प्रिसाइज हुआ करता था, क्योंकि आपको एक ही जैसे कई सारे शेप और साइज के जो है वेट्स देखने के लिए मिले, सारे के सारे मगर चर्ट नाम के पत्थर के बने रहते थे। अब अगर ये, पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्यूबिकल इस तरीके के वेट्स हुआ करते थे, छोटे से लेके बड़े से बड़ा जो भी वेट बनाया जाएगा वो इसी तरीके के क्यूबिकल शेप का बनाया जाएगा। और ये सफेद होते थे जनरली, या सफेद कलर के शेड के होते थे, क्योंकि वो पत्थर चर्ट जिससे ये बनाए जा रहे हैं वो मोर और लेस सफेद या फिर सफेद शेड का होता है। तो इस तरीके के ये पत्थर हुआ करते थे। छोटे से छोटा वजन बनाना है, छोटे से छोटा वेट बनाना है, तो वो भी क्यूबिकल शेप का बनेगा। बड़े से बड़ा वजन बनाना है तो वो भी क्यूबिकल शेप का बनेगा, और सारे के सारे एक ही पत्थर थे जिसका नाम है चर्ट, उससे बनाए जाते थे। तो यहां से दो बातें समझ में आती हैं। पहला तो ये पूरा का पूरा सिस्टम रेगुलेटेड था, किसी के द्वारा डिसाइडेड था, और उसी का जो डिसीजन था उसके बेसिस पे पूरा सिस्टम काम कर रहा था। अब यहां पर जो ये छोटे वाले वेट्स हैं जिनको आप देखोगे, तो ये बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, यानी कि 1 2 4 8 16 इस प्रपोर्शन में आपको जो वेइंग देखने को मिलती है, इस पर्टिकुलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। छोटे वेट्स की बात कर रहा हूं, मतलब ये जो वेट्स हो गए जो छोटे छोटे शेप और साइज के देखने को मिल रहे हैं, इसमें हम लोग बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर तरीके के जो नंबर्स हैं, एक ओल नंबर आपको देखने को मिल रहा है, या फिर एक पूरा का पूरा आप नेचुरल नंबर जो है आपको देखने को मिल रहा है, बाइनरी नंबर आपको देखने को मिल रहा है, इसका इस्तेमाल लोअर डिनोमिनेशन के या छोटे वजन के लिए किया जाता था। जब बहुत बड़े बड़े वेट्स आपको मेजर करने होते थे तो फिर वहां पर डेसिमल सिस्टम का भी का पालन किया जाता था। जैसे कि आपको पता चला कि भाई 10.5 या फिर 25.5, अब इस तरीके के जो डेसिमल वेट्स हैं वो आपको बहुत बड़े बड़े वेट्स में देखने के लिए मिलते हैं। बड़े साइज के जो पत्थर हुआ करते थे चर्ट के, जिनको क्यूबिकल शेप में काटा जाता था, वहां पर डेसिमल सिस्टम जरूर देखने को मिलता है। मगर छोटे जो साइज के वेट्स हैं, छोटे वेट्स में जनरली हमको सारे के सारे बाइनरी नंबर्स ही देखने को मिलते हैं। ये भी एक इंडिकेशन है कि जिस भी आदमी ने या जिन भी लोगों ने बैठकर ये पूरा का पूरा प्रिसाइज सिस्टम डिजाइन किया था जो इसको रेगुलेट करते थे, उनको अच्छा खासा अंदाजा था वेइंग का और पूरे के पूरे व्यापार का, कि भाई छोटे जो पत्थर हैं उनका इस्तेमाल जनरली जिस तरीके के व्यापार में होता है वहां पे वोल नंबर्स का इस्तेमाल होना है, और बड़े जो वजन है उनका इस्तेमाल जिस तरीके के व्यापार में एक्सचेंज करने के लिए किया जाएगा चीजों का, वहां पर आप डेसिमल सिस्टम जो है उसको फॉलो कर सकते हैं या उसका पालन करवाया जाता है, या प्रोमिनेंटली वहां पे डेसिमल सिस्टम के वेट्स बनाना अपने लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इन लोगों के पास में एक अच्छा खासा नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग थी। अब देखिए यहाँ पर छोटे से छोटे आपको इस तरीके के क्यूबिकल शेप के वेट्स देखने को मिलते हैं, और बड़े के बड़े, बड़े से बड़े आपको इस तरीके के वेट्स देखने को मिलते हैं। जनरली इन छोटे वेट्स की बात की जाए तो इसमें डेसिमल बाइनरी सिस्टम, और ये बड़े वाले जो वेट्स हैं इसमें डेसिमल सिस्टम भी फॉलो हो रहा था। मगर इन सबका शेप देखिए, इन सबका स्ट्रक्चर देखिए, और इन सब में यूनिफॉर्मिटी देखिए कि बनाने वाले ने कितना यूनिफॉर्म तरीके से इनको बनाया है। ये अपने आप में और एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है जो इनको इतना ज्यादा खास बनाती है। The smaller weights were probably used for weighing jewelry and beads. Meter scale pans have also been found. अब ये अपना आके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो ये पूरा स्टडी करते हैं, उनका ये अनुमान है कि जो छोटे छोटे वेट्स देखने को मिलते हैं, इतने छोटे साइज के भी जो वेट्स हमको देखने को मिले हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये जो इतने छोटे साइज के भी वेट्स अपने को देखने को मिले हैं, या फिर इतने छोटे छोटे ये वेट्स वगैरह में आप ऐसे आप किस चीज का वजन किया करते रहे होगे? अगर आपको आटा चाहिए तो इतने छोटे से वेट के बदले में तो वजन नहीं करोगे आप उसका, इतने से आटे से तो आपका काम चलेगा नहीं जिसका वजन इतना हो जितना इस पत्थर का है। या फिर अगर आपको कोई अपनी डेली यूज की चीज चाहिए, तो ऐसी कितनी डेली यूज की चीजें हैं जो आपको इतनी कम मात्रा में चाहिए पड़ेंगी, जो
कि उनका वजन इन छोटे छोटे वेट्स के या फिर इन छोटे छोटे पत्थरों के बराबर आए। तो इसके बेसिस पर अपना अनुमान यह है, आर्कियोलॉजिस्ट का आज की तारीख में मानना यह है कि जो ये छोटे छोटे वेट्स होते थे, इन छोटे वेट्स का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। जो एक्सपेंसिव चीजें हैं, ज्वेलरी हो गई, या उस जमाने में बीड्स खूब पहने जाते थे, अपन ने देखा है पास्ट लेक्चर में कि बीड्स बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो बीड्स बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहे थे। ज्वेलरी हो गई, इनका वजन करने के लिए, इनकी वेइंग करने के लिए इस्तेमाल इनका किया जाता रहा होगा। इसका इसको इस पर्टिकुलर आप कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर अजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए अपने को एक एविडेंस भी मिलता है कि इस तरीके के जो छोटे छोटे वेट्स हैं जो जनरली सुनारों के यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, साथ ही साथ उसके अपने को इस तरीके के स्केल पैंस भी देखने के लिए मिले। इस तरीके के स्केल पैंस जिसमें एक तरफ आप छोटे छोटे पत्थरों को रख देते थे और उसके दूसरी तरफ में ज्वेलरी या जो भी बीट्स वगैरह की वेइंग की जाती रही होगी, इस तरीके के छोटे छोटे स्केल पैंस अपने को ये इंडिकेट करते हैं, जनरली जिनका इस्तेमाल आज भी सुनारों के यहाँ पे होता है, ये अपने को बताते हैं कि भाई प्रोबेबली ये ज्वेलरी और बीड्स को ही वेट करने में इस्तेमाल होते थे। अब ये तो होगा नहीं कि इतना छोटा सा वेट आपने एक तरफ रख दिया और इसके बराबर का आपने गेहूं जो है या चावल या कोई और डेली यूज की चीज आपने सामने वाले को दे दी, इतनी छोटी मात्रा में तो इस्तेमाल होगा नहीं। मगर इतनी छोटी मात्रा में वेइंग जनरली जिस चीज की जाएगी, अगर उसका वजन कम है मगर फिर भी उसका इस्तेमाल हो रहा है या उसकी वेइंग करने के लिए पूरा पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है, मतलब वो चीज प्रेशियस होगी। तो ये भी एक तरीका है जिस तरह से अपन लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि यार प्रेशियस चीजों को वे करने के लिए छोटे छोटे स्टोन्स का इस्तेमाल होता था। और हो ना हो ये प्रेशियस चीजें ज्वेलरी होंगी या फिर उस जमाने में बीड्स क्योंकि प्रोमिनेंटली पहनी जाती थी तो बीड्स वगैरह होनी चाहिए। और अपने को क्योंकि इस तरीके के स्केल पैंस भी देखने को मिल गए, इस तरीके की ये वजन वगैरह करने के लिए इस तरीके के अपने को इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए स्केल पैल्स के स्केल पैन्स के, तो इसके बेसिस पे भी अपन लोग इस पर्टिकुलर निष्कर्ष पर निकल के आए। और देखिए ये एक और स्केल पैन है जो अपने को मिला है वहां पे, साथ में छोटे छोटे इस तरीके के वेट्स वहां पे देखने के लिए मिले। तो इस तरीके से अपन ने वेट्स के बारे में भी बातचीत कर कर खत्म करी है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का अपना जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने हड़प्पा की सील्स के बारे में डिटेल में बात कर ली। हड़प्पा की सील्स के ऊपर और बाकी जगहों पर जो स्क्रिप्ट हमको देखने को मिली है उसकी जो वेरियस क्वालिटीज हमको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता होना चाहिए, वो हमने डिस्कस कर लिए। एंड हड़प्पा में जो वेइंग सिस्टम इस्तेमाल होता था, जिस तरीके के वेट्स का प्रयोग होता था, एंड डेसिमल सिस्टम का पालन किस तरीके के वेट्स में होता था, बाइनरी सिस्टम का पालन किस तरीके के वेट्स में होता था, ये सारी बातचीत हम लोगों ने कर कर खत्म करी। अब अगर इस टॉपिक में से क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आए तो भी वो आप लोगों से करते बनेगा, चाहे सीयूईटी के एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आए हिस्ट्री डोमेन से तो भी आप उसे अब आराम से कर सकते हैं। एंड बिसाइड दिस अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यूपीएससी, सीएपीएफ, कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चंस आए तो अब आपसे उनको आसानी से करते बनेगा। अब जब अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो यहां तक हम लोगों ने अपनी बातचीत कर ली स्क्रिप्ट्स के बारे में, स्क्रिप्ट्स के बारे में, सील्स के बारे में, एंड वेट्स के बारे में। अब जो अपना नेक्स्ट सेशन जिसमें अब हम लोग मिलेंगे तब हम बातचीत करेंगे एंशियंट अथॉरिटी के बारे में। ये सारी की सारी बातचीत जो अभी तक अपन लोगों ने करी है इस सेशन में, इससे अपने को एक इशारा मिलता है कि हड़प्पा में इतने बड़े लेवल पर ये जो सारी चीजें हो रही थी, इस तरीके के वेट्स बनेंगे, इस तरीके के पत्थर के बनेंगे, छोटे वेट से लेके बड़े वेट्स तक सारे के सारे क्यूबिकल शेप के बनेंगे, और भी इस तरीके की जो वेरियस चीजें हैं, ये एक इशारा करती हैं, एक इंडिकेशन करती हैं कि कोई तो था या फिर कोई लोग तो थे जो इस तरीके के फैसले कर रहे थे, कोई तो व्यक्ति था जो इस तरीके के डिसीजंस को या इस तरीके की डिसीजन मेकिंग कर कर उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करा रहा था। अब वो कौन थे, उनको ये अथॉरिटी कैसे मिल गई कि वो ये सारे फैसले कर सकते थे, या हड़प्पा वाले आखिर क्यों उनकी बात मान रहे थे, इस तरीके के जो सारे सवाल हैं इनके जवाब हम लोग नेक्स्ट सेशन में तलाशने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोगों ने एंशियंट अथॉरिटी के बारे में बातचीत करनी है। बट ये सारा का सारा डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई एम प्रिटी श्योर आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, एंड इस सेशन के बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिस्पेक्ट में आपकी नॉलेज अब ज्यादा बढ़ गई होगी, ज्यादा एनहांस हो गई होगी। सो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दूसरे फ्रेंड्स जो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें हिस्ट्री आती है, तो उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनसे भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, एंड इस वेंचर का जितना हो सके उतना ज़्यादा फायदा उठाएं एंड अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाएं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाएं। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।